हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको मनोविज्ञान के दो संप्रदायों के बारे में बताया था। पहला संरचनावादी संप्रदाय और दूसरा प्रकारवादी संप्रदाय। आज मैं मनोविज्ञान का तीसरा संप्रदाय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उसका नाम है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। कौन है इसके जनक? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, जानते हैं आप शायद कि मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, हमारे कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संप्रदाय है। क्योंकि ये, लेकिन मैं यह संप्रदाय में सिगमंड फ्रायड को कम और संक्षिप्त रूप में समझाऊंगा, क्योंकि यही संप्रदाय, जब विकास का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसमें आपको विस्तृत रूप से समझने को मिलेगा। और इसमें से, क्योंकि मैं दो जगह इस संप्रदाय को और इस सिद्धांत को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण संप्रदाय और सिद्धांत है। एक क्वेश्चन सिगमंड फ्रायड में से निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे हर वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, क्योंकि मैं आपको कंपटीशन की दृष्टि से सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को उठाने जा रहा हूं और एक एक शब्द को मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, जैसे ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और ये संभव तब होगा जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ताकि उसकी सूचना आपको टाइम टू टाइम स्वतः मिलती रहे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करें। देखें, फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना, इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है आपका, नैदानिक, कौन से क्षेत्र में? नैदानिक, या उसी को हम कहते हैं चिकित्सा क्षेत्रीय परिस्थिति में की। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों ये कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना कौन से क्षेत्र में हुई थी? तो नैदानिक क्षेत्र में। नैदानिक मतलब चिकित्सा, क्लिनिकल फील्ड में हुई थी। ठीक है, जबकि आगे आएगा, जब मैं आपको व्यवहारवाद पढ़ाऊंगा तो व्यवहारवाद में आएगा कि वाटसन के व्यवहारवाद की स्थापना शिक्षा क्षेत्र में हुई थी और मनोविश्लेषणवाद की स्थापना नैदानिक क्षेत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। मनोविज्ञान का प्रथम बल, मनोविज्ञान का प्रथम बल किसको मानते हैं? मनोविश्लेषणवाद को मानते हैं। प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद, और जबकि मनोविज्ञान का दूसरा बल कौन सा? दूसरा बल व्यवहारवाद को, दूसरा बल व्यवहारवाद को मानते हैं, व्यवहारवाद को। ठीक है, तो प्रथम बल हो गया मनोविश्लेषणवाद और दूसरा बल व्यवहारवाद। ठीक है दोस्तों, अब देखें, फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को दो रूपों में विश्लेषित किया है ना। मनोविश्लेषण का विश्लेषण, या देखें मन का विश्लेषण, दो रूपों में। ये कौन कौन से? देखें दोस्तों, एक स्थलाकृति रूप, या जिसका नाम है स्थलाकृति स्वरूप। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मन का किस रूप में विश्लेषण हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्थलाकृति रूप में। और दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक स्वरूप, इसमें व्यक्तित्व का विश्लेषण है। ठीक है दोस्तों, तो मन का विश्लेषण फ्रायड ने किया स्थलाकृति रूप में, और व्यक्तित्व का विश्लेषण विश्लेषित किया है गत्यात्मक या संरचनात्मक स्वरूप में। अब पहले हम देखते हैं मन का विश्लेषण। ठीक है, मन के तीन स्तर फ्रायड ने बताए हैं। कितने? तीन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन के क्या काम है, चेतन क्या करता है, चेतन की क्या महत्ता है, वो देखें। इंपॉर्टेंट चीज है सब, एक एक को समझ लेना अच्छे से आप। देखें, चेतन वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, चेतन क्या है? वर्तमान है ना। मतलब हम जो वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में हम जो कार्य करते हैं, जैसे आगे आया है ज्ञान का प्रवेश द्वार,
हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? वर्तमान में करते हैं। ज्ञान का मतलब नया सीखना। तो नया कब सीखते हैं? वर्तमान में रहकर सीखते हैं। तो नया सीखना, ज्ञान का प्रवेश द्वार, वास्तविकता, ये सब किसमें है? चेतन में है। तो तीनों चीजें याद रखना, वर्तमान है, नया सीखना है, ज्ञान का प्रवेश द्वार है, और एक और मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने, वास्तविक है। क्या है? चेतन वास्तविक है, लेकिन कल्पना नहीं है। चेतन क्या है? एक वास्तविक स्थिति है। ठीक है दोस्तों, और मैं लास्ट में इसी वीडियो में लास्ट में एक डायग्राम आपके सामने लाऊंगा, उससे तीनों बातें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब याद रखना, चेतन के तीन काम है, वर्तमान, वास्तविक और ज्ञान का प्रवेश द्वार। दूसरा देखते हम अर्धचेतन। अर्धचेतन के क्या काम है? अर्धचेतन क्या है? इसके कुछ मैंने उदाहरण लेकर आया हूँ, जैसे तुतला जाना। ठीक है दोस्तों, तो देखो दो शब्द है, एक तो होता है तुतलाना। क्या होता है? तुतलाना। और एक होता है तुतला जाना। तुतला जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तुतलाना ये तो एक स्थायी दोष हो गया, बाक दोष जिसे कहते हैं, कि वो हमेशा तुतलाएगा। और एक तुतला जाना, ये इसमें अंतर क्या हुआ? तुतला जाना मतलब ध्यान हट जाने के कारण हम कभी कभार तुतला जाते हैं, है ना। होता ही है कि हम ध्यान से कुछ चीज को बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला गया, तो हम बोलना कुछ और चाहते हैं और कुछ और बोल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तुतला जाना। तो ये अस्थायी है। तुतला जाना क्या है? अस्थायी है। लेकिन ये तुतला जाना कौन सी स्थिति में आता है दोस्तों? अर्धचेतन में आता है। कौन सी में आता है? अर्धचेतन में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार स्वप्न आना, जैसे रात्रि में हमें स्वप्न आते, सपने आते, वो भी कौन सी स्थिति है? अर्धचेतन है। ठीक है, ऐसे ही परिचित का नाम भूल जाना, आप जानते हैं, जब मैं अचेतन पढ़ाऊंगा उसमें भी आएगा कि जो कोई व्यक्ति हमारा परिचित होता है, तो वो परिचित की जो नाम है या उस परिचित का जो चेहरा है, वो हमारे कहाँ पर रहता है? अचेतन में रहता है। और जब वो परिचित हमारे सामने आता है, तो वो अचेतन में संग्रहित चेहरा कहाँ आ जाता है? तुरंत चेतन में आ जाता है। चेतन में आते ही हम उसे पहचान जाते हैं। लेकिन कभी कभार होता ही है कि अचेतन की विषय वस्तु चेतन में नहीं आ पाती और कहाँ रुक जाती है? अर्धचेतन में। अर्धचेतन में रुकने के कारण हम उसे भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कभी कभार कहते हैं, यार इसको मैंने कभी देखा तो है, लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा है ना। और ये भी कहते हैं, यार क्या करो, इसका नाम मेरे जीभ पर रखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो जीभ पर रखा है, इसका मतलब कौन सी स्थिति में आ गए? अर्धचेतन की स्थिति में आ गए, है ना। तो परिचित को समझ गए आप? नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट से डाल दिया करो, ठीक है, ताकि मैं और आपको क्लियर कर दूँ उसे। परिचित का नाम भूल जाना, हकला जाना, वही तुतला जाना, ऐसी स्थिति हकला जाना। तो ये कुछ उदाहरण है जो कौन सी अवस्था में? अर्धचेतन। ठीक है दोस्तों, तो अर्धचेतन क्या हुआ? अर्धचेतन हुआ ऐसी स्थिति जो उस समय तो हमें उसका पता नहीं रहता, लेकिन कुछ समय बाद हम उस पूर्व स्थिति से अवगत हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अचेतन। अचेतन मैंने लिख दिया 90%, मन का 90% भाग क्या है? हमारा अचेतन। तो सबसे बड़ा भाग क्या है? अचेतन है ना। अब देखा, हम जो सबसे बड़ा भाग है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हम कौन सी अवस्था में रहते हैं? मानव अचेतन में रहते हैं। ठीक है, हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं, केवल नया सीखने के अलावा हम जो भी कुछ करते हैं, वो सब कौन सी अवस्था में आकर करते हैं? अचेतन में करते हैं। तो दोस्तों, फ्रायड के अनुसार भी सबसे महत्वपूर्ण स्तर हमारा कौन सा है? अचेतन है। क्योंकि आगे देखेंगे आप अचेतन का कार्य क्या है। देखो, अचेतन इस तरह से आ जाओ अचेतन में आप। ये दमित इच्छाएं, मतलब हमारी जो दमित इच्छाएं हैं, वो कहाँ पर एकत्रित होती है? अचेतन में होती है दोस्तों। तो दमित इच्छाओं का भंडार, दमित इच्छा मतलब अतिरिक्त इच्छा। अब आप पूछें कि दमित इच्छा क्या है, तो दोस्तों जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है, वो इच्छा क्या कहलाती है? दमित इच्छाएं।
तो दमित इच्छाएं कहाँ पर एकत्रित होती हैं? अचेतन में। ठीक है, तो दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन है। दूसरा, पूर्व ज्ञान का भंडार, पूर्व ज्ञान का संग्रह। देखो, ज्ञान प्राप्त किया हमने चेतन से, ये आपने लिखा ना, ज्ञान प्राप्त किया हमने चेतन से, लेकिन ये चेतन का ज्ञान अभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे चेतन से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है? अचेतन में। तो अचेतन में जाते ही नवीन ज्ञान कैसा बन गया? पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान कहाँ इकट्ठा हुआ? अचेतन में हुआ, तो पूर्व ज्ञान का भंडार अचेतन। तीसरा, लिबिडो, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा लिबिडो, फ्रायड के। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं लिबिडो किसकी अवधारणा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका फ्रायड की। लिबिडो क्या है? सेक्सुअलिटी, काम वासना। ठीक है ना, काम वासना, कामोक्ति, काम भावना, सब लिबिडो के नाम है। सेक्सुअलिटी, ठीक है ना। तो लिबिडो का भंडार भी क्या है? अचेतन है ना। तो तीनों महत्वपूर्ण, दमित इच्छा, पूर्व ज्ञान और लिबिडो, तीनों अचेतन। ठीक है, ये कुछ अवधारणा फ्रायड ने दी है और आगे ध्यान रखना। अब देखते हैं हम दूसरा विश्लेषण, किसका है? व्यक्तित्व का विश्लेषण, गत्यात्मक या संरचनात्मक स्वरूप व्यक्तित्व। इसके भी फ्रायड ने 3 प्रवृत्तियां बताई है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इड मतलब इदम या उपाय है ना, ईगो है, सुपर ईगो परा है। ठीक है, इड को देखते हैं। इड की पहली विशेषता, इच्छाओं की जननी। दोस्तों ध्यान रखना, इच्छाओं की जन्म, मतलब इच्छा कहाँ से पैदा होती है? इड से। और मैंने अभी बताया, जो इच्छा अधूरी रह जाती है, दमित हो जाती है, वो कहाँ पहुंच जाती है? अचेतन में। तो इड का संबंध किससे हो गया? अचेतन से। क्यों हो गया? क्योंकि इच्छा पैदा होती है इड से, और जो अधूरी रह जाती है वो अचेतन में पहुंचती है। तो इड किससे जुड़ गया दोस्तों? अचेतन से जुड़ गया। होता है तो अचेतन से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इच्छाएं इड से निकलकर अधूरी रह जाती है और अधूरी इच्छा अचेतन में पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, इड क्या है? राक्षस प्रवृत्ति, मतलब सबसे बुरी प्रवृत्ति हमारी क्या है? इड है ना। जितनी भी बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं, बुरी प्रवृत्तियां है ना आती हैं हमारे अंदर, वो सब कहाँ से आती है? इड से आती है। क्योंकि इड दुनिया का सबसे स्वार्थी प्रवृत्ति है। इड केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, अपने, जैसे आगे लिखा, आनंद या सुख, मतलब इड आनंद चाहता है, सुखवादी नियम से संचालित होता है इड। इड ये सोचता है कि दूसरे को बुरा लगे, दूसरे को नुकसान पहुंचे, दूसरे को हानि हो, लेकिन मुझे आराम और आनंद मिलना चाहिए। तो आनंद, सुख से संचालित होने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? इड है। ठीक है, और आगे देखें, मूल प्रवृत्तियों का भंडार इड है। मूल प्रवृत्तियां किसे कहते हैं? जन्मजात। जन्मजात प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, थकान, काम वासना, ये सब क्या है? हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियों का भंडार क्या है? इड है। अब देखें, ये इड के सब काम हो गए। ठीक है ना। दूसरा देखते हम ईगो मतलब अहम, ये मानव प्रवृत्ति। पहली विशेषता क्या है इसकी? मानव है, मानव प्रवृत्ति। आपसे पूछते ये तो देखो राक्षस हो गया, इड क्या हो गया? राक्षस। ईगो क्या हो गया? मानव, है ना। और सुपर ईगो होगा दोस्तों देवत्व। सुपर ईगो क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुपर ईगो देवत्व प्रवृत्ति है, देवता मतलब अच्छी। सुपर ईगो नाम ही सुपर आ रहा है ना। तो सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति कौन सी है? सुपर ईगो। आदर्श प्रवृत्ति सुपर ईगो है। ठीक है, तो देखें ईगो क्या है? एक तो मानव प्रवृत्ति है ना। और जो भाई आप देख लें कि 3 प्रवृत्तियां हो गई, राक्षस, मानव और देवता। तो तीनों प्रवृत्तियों में काम कौन सी प्रवृत्ति करेगी? मानव करेगी। तो मानव क्या है? कार्यशील प्रवृत्ति है, कार्यकारी प्रवृत्ति है। मतलब तीनों में केवल क्रिया कौन सी या कार्य कौन सी प्रवृत्ति करती है? ईगो करती है। तो कार्यशील प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, अगला, इड व सुपर ईगो का संयोजक है ईगो। मतलब इड और सुपर ईगो को जोड़ने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? ईगो। ठीक है दोस्तों। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपके लिए।
चलो उदाहरण से पहले मैं सुपर ईगो को और समझा दूं। सुपर ईगो मतलब परा अहम, है ना, परा अहम। देखें सुपर ईगो व्यक्तित्व का न्यायाधीश, मतलब जजमेंट कौन देता है, अच्छे बुरे का जजमेंट देता है सुपर ईगो। क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, नैतिक क्या है या नैतिक क्या है, ये सारी चीजों को हमें कौन समझाता है, सुपर ईगो समझाता है। देखो फ्रेंड्स, इड केवल अनैतिक है, ठीक है ना, ईगो वास्तविक है। ईगो क्या है, वास्तविक है ना, और सुपर ईगो केवल नैतिक है। तो आप समझे, इड अनैतिक है, ईगो वास्तविक है और सुपर ईगो नैतिक है ना। नैतिक होने के कारण सुपर ईगो हमें समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको कहा व्यक्तित्व का न्यायाधीश, है ना, एवं व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर। नैतिक कमांडर मतलब हमारे अंदर नैतिकता कहाँ से आती है, सुपर ईगो से आती है ना। आगे देखो, आदर्श तथा नैतिकता का भंडार हो गया। बालक का समाजीकरण, समाजीकरण कौन करता है, हमारा सुपर ईगो करता। आप जानते हैं ना कि जब बालक पैदा होता है तो वो पशु समान होता है ना, लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में रहता है, बड़ा होता है, बड़ों के संपर्क में आता है, उसमें सुपर ईगो पैदा होता है और यही सुपर ईगो बालक का समाजीकरण करता है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर इन तीनों प्रवृत्तियों को समझा रहा हूँ, इड, ईगो और सुपर ईगो। देखो, मेरे अंदर ये एक विचार आया कि मैं तो आज बैंक में चोरी करूंगा, तो कौन सी प्रवृत्ति है, चोरी करना पाप है, बुरा है, तो इड हो गई, ठीक है। और मैंने जाकर चोरी कर ली, अब चोरी कर ली मतलब क्रिया कर ली, तो क्रिया कौन सी प्रवृत्ति करती है, ईगो करती है, ठीक है। लेकिन तुरंत मैंने सोचा कि नहीं, ये काम मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कौन सी प्रवृत्ति आ गई, सुपर ईगो आ गई, क्योंकि मानववादी है, न्यायाधीश है, नैतिकता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो समझ गए अब आप, क्रिया कौन सी प्रवृत्ति करती है, ईगो करती है, चाहे अच्छे कार्य हो, बुरा कार्य हो, सारे कार्यों को करने वाली प्रवृत्ति ईगो है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ नोट्स विशेष है ना। जैसे नंबर 1, ये फ्रायड को अच्छे समझ लेना दोस्तों आप, है ना। हालांकि मैं जब विकास पढ़ाऊंगा तो विकास में फ्रायड के 3 सिद्धांत आएंगे, जिसमें पहला सिद्धांत होगा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जब मैं और विस्तृत रूप से आपको यह समझाऊंगा उसे। लेकिन मेरे प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखें, रोजाना कोई वीडियो आप मिस ना करें, है ना। आगे देखें, नोट नंबर 1, छोटे बालकों में इड सर्वाधिक पाया जाता है ना, इसलिए मैंने अभी वीडियो में बताया था कि इड क्या है, स्वार्थी है। क्या है, इड स्वार्थी। तो सबसे बड़ा स्वार्थी कौन होता है, बच्चा होता है, छोटा बालक होता है ना। ये मैकडूगल भी कहता है, फ्रायड भी कहता है, पियाजे भी कहता है कि सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है, शेषवस्था का बालक है, क्योंकि उसमें इड पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसलिए, ठीक है। दूसरा, आदर्श व्यक्तित्व शिक्षक सुधारक में परा अहम माना जाता है। मतलब क्या हुआ, जो आदर्श व्यक्ति होते हैं ना, जो दूसरों का भला चाहते हैं, उन व्यक्तियों में, शिक्षकों में, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, इनमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, परा अहम पाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक जब छात्र को, अपने छात्र को डांटता है, पीटता है, तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो उस समय उस शिक्षक में सुपर ईगो होता है। क्यों, क्योंकि उसने डांटा उस बालक को सुधारने के लिए। इसी प्रकार माँ अपने बच्चे को डांटती है सुपर ईगो से, पिता अपने बच्चे को डांटता है सुपर ईगो से, ठीक है ना। तो इन व्यक्तित्व में सुपर ईगो होता है। माँ, बाप, शिक्षक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, आदर्श व्यक्तित्व, सब में सुपर ईगो पाया जाता है ना। अगला, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो एवं सुपर ईगो से होता है। मतलब तीनों ही प्रवृत्तियां मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगला, फ्रायड के अनुसार अचेतन से व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है। मैंने अभी अभी बताया था, और इसको याद रखना, हमारे व्यवहार का संचालन तथा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है, अचेतन से होता है।
ठीक है, याद रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि क्योंकि अचेतन हमारा सबसे बड़ा भाग है मन का, यही अचेतन हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यवहार का संचालन मतलब हम दिन भर में जो करते हैं, ठीक है, वो क्रिया करने की प्रवृत्ति या उस क्रिया करने की प्रेरणा हमें अचेतन से मिलती है। ठीक है, अगला आगे, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अचेतन से क्रिया करता है, ये मैंने बता समझा दिया आपको। अगला देखो, लिबिडो, ये फ्रायड की बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा लिबिडो, जिसको मैंने बता दिया सेक्सुअलिटी या लैंगिक सुख या काम भावना को हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं, है ना, से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, फ्रायड कहता है। फ्रायड, जब आपको एक सिद्धांत में पढ़ाऊंगा आगे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, उसमें आप देखेंगे कि लिबिडो से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कौन कहता है ये? फ्रायड कहता है। कौन? फ्रायड कहता है ना, लिबिडो से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, देखो इधर अचेतन से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, इधर लिबिडो से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगला, व्यक्तित्व को कार्य करने की प्रेरणा चेतन से मिलती है, मैं समझा चुका आपको। अगला, फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, एनसीईआरटी से लिया हुआ पॉइंट है। क्या कह रहा है फ्रायड कि मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का, द्वंद्व मतलब मानसिक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में दो विचार आ जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति को हम द्वंद्व कहते हैं, है ना। तो ये द्वंद्व एवं अचेतन इच्छाओं का गतिशील प्रदर्शन बताया है किसने? एनसीईआरटी में है फ्रायड ने। ठीक है, अगला, लिबिडो एक आनंद या अचेतन इच्छा है। ठीक है ना, इसलिए आ गया आपको आज की वीडियो में लिबिडो का भंडार क्या है? अचेतन है ना। अब मैंने बताया था आपको कि एक डायग्राम से मैं समझाऊंगा, तो जल्दी से आप इस डायग्राम को समझ लें कि देखो ये एक जार है जिसमें ये पानी भरा हुआ है और इसमें एक ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब बर्फ के टुकड़े के इसमें 3 रूप हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो इस जार से बाहर निकला हुआ ये है ना, इसको नाम दिया है चेतन। और चेतन का कितना प्रतिशत है इस पूरे भाग में? केवल 10%। ठीक है, और ये जो सतह है ना जार की, ये इसको नाम दिया है अर्धचेतन, है ना। अर्धचेतन मतलब मैंने पहले बता दिया कि भूलना। अर्धचेतन केवल 1% है जो इसमें, यूं कर दें हम कि चेतन 9% और अर्धचेतन 1%, ये दोनों मिलाकर कितने हुए? 10%। ठीक है, तो पहला चेतन हो गया। चेतन को मैंने अभी बता दिया नया ज्ञान, है ना, ये नया सीखना क्या है? चेतन है। ठीक है, अर्धचेतन ये भूलना है और अचेतन पूर्व ज्ञान का भंडार। अब इस डायग्राम में आप ये समझ लें कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान कैसे बना। तो देखो, चेतन से हमने नया ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान का प्रवेश द्वार चेतन है। इस नए ज्ञान को हमने अभ्यास किया, अभ्यास मतलब जो हमने सीखा उसे हमने बार बार दोहराया, अभ्यास किया, है ना। कई बार हम एक बार सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराते तभी वो हमें स्थायी याद होता है, तो वो स्थायी याद हमें दोहराएंगे। तो नए ज्ञान को हमने अभ्यास किया और अभ्यास के द्वारा ये नया ज्ञान कहाँ पहुंच गया? अचेतन में पहुंच गया। और अचेतन में जाते ही नया ज्ञान पूर्व ज्ञान बन जाता है। पूर्व ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। स्थायी मतलब ये कभी भूला नहीं जाता, है ना, हमेशा ये अचेतन में पड़ा रहता है। ये आपका एक डायग्राम है, इस नाम दिया है इसका मन के 3 भाग, जिसमें मन की तुलना किससे की है? एक बर्फ के टुकड़े से की है। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो लिंक मिलते रहें। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल।